जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस मार्केट में नए हैं, आप बिगिनर हैं, तो यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें या फिर लमसम में इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो उन सब सवालों का, उन सब क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम आज बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप इसमें बिगिनर हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करने की शुरुआत कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपना पहला कदम रख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, तो आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप म्यूचुअल फंड में जाएँ या फिर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर आपके पास समय है, सीखने के लिए रेडी हैं, तो बिल्कुल आपको जो है पहले सीखना चाहिए, उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे पहले सीखेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा समय लग जाता है। बट अब बात आ जाती है उन लोगों की जो कि जॉब करते हैं, जो कि सर्विस करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो यहाँ पे सीखें, समय दें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। उनके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं, वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा शेयर मार्केट में ही लगाया जाता है, जिससे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है और आपको किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक अच्छा फंड चूज करना है। उसके बाद उस फंड में अपनी एसआईपी या फिर लमसम में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। बस इतना सा करना है, जिसमें आपका कम समय खर्च होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे बिगिनर हूँ, मुझे नहीं नॉलेज है, मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को सीखूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूँगा। बट अब बात आ जाती है कि म्यूचुअल फंड्स तो बहुत हैं। अब उसमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि मुझे कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमा के दे, वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो उन स्टेप्स को आप ध्यान से समझिएगा। नहीं हो तो आप उसको लिख भी सकते हैं, जिससे आप बाद में इन चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं और दोबारा अगर आप कभी भी फंड को चूज़ करने बैठते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ फंड के एनालिसिस को ही देखना चाहते हैं या उनसे ही कोई चॉइस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत से वीडियोज़ अपने चैनल पे बना रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बट मेरा मानना ये है, आप पहले इस वीडियो को देखिए, इससे चीज़ों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ को ग्रो करिए, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ को समझिए। उसके बाद अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं, तो आप खुद समझ सकेंगे कि आपको किस तरीके से किसी फंड का एनालिसिस करनी है, क्योंकि आप यहाँ से अपना बेस क्लियर करते हुए जाएँगे और आप एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1 पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको एसआईपी करनी है या फिर लमसम करना है। क्योंकि अब अगर आपको मान लीजिए एसआईपी करनी है, तो उसके लिए थोड़ा-सा एक अलग फंड देखने पड़ते हैं। अगर आपको लमसम करना है, उसके लिए थोड़े से अलग फंड देखने पड़ते हैं। आपको माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए, आप एसआईपी करना चाहते हैं या फिर लमसम करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, वो है किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बहुत सी कैटेगरीज़ आती हैं इसमें। आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देखिए, आपको अपने रिस्क कैपेबिलिटी को समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे के साथ। अब आप कहेंगे कि आपने तो कई वीडियोस में बताया है कि पैसे के साथ रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, पैसे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। बट जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ रिस्क ना लेना पड़े, इसी वजह से तो ये सोचना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अब कुछ लोग तो 100% रिस्क ले सकते हैं, तो वो स्मॉल कैप में चले जाते हैं। कुछ लोग 50% रिस्क ले सकते हैं, तो वो मिड कैप में चले जाते हैं। कुछ लोग 80% रिस्क ले सकते हैं, तो वो मल्टी कैप में या अदर किसी में चले जाते हैं। कुछ लोग ले ही नहीं सकते हैं, तो वो लार्ज कैप में चले जाते हैं या इंडेक्स फंड में चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने माइंड में ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये चीज़ आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अब आप यहाँ पे एक फैक्टर होता है, जिसमें आप अपने एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, अपने लोन्स जो आपकी ईएमआई चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद ही आप एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे और उसके बाद ही आप एक अच्छा फंड चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पे, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है कि कैटेगरी डिसाइड होने के बाद उस कैटेगरी में आपको कौन सा फंड चूज़ करना है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्योंकि चलिए हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली कि चलिए मेरी उम्र 30 साल की है, मैं थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ, और मैंने कैटेगरी डिसाइड कर ली कि मैं मल्टी कैप में इन्वेस्ट करूँगा। अब मल्टी कैप में भी बहुत से फंड्स आते हैं। अब मल्टी कैप में वो जब बहुत से फंड्स आते हैं, उनमें हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से सबसे बेस्ट फंड कौन सा है जिसमें हम इन्वेस्ट करें और आने वाले समय में हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो वहाँ पे आपको उस फंड का रिव्यू करना पड़ेगा, आपको उसी कैटेगरी के अदर फंड्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? आपके पास यहाँ पे सवाल होगा कि कंपैरिजन तो मुझे करना ही नहीं आता। तो इसके लिए मैंने कई वीडियोस अपने चैनल पे बना रखे हैं जिसमें मैंने सिखाया है आप कैसे किसी फंड का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप उसको जाके देख सकते हैं। उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अगर किसी फंड का कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कैसे, किस तरीके से, कौन कौन से डेटा के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, चलिए कंपैरिजन हो गया, अब कौन कौन से ऐसे डेटा है जो हमें देखना चाहिए। यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट डेटा है वो है एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फंड साइज। 10 साल का मिनिमम डेटा आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप उस फंड को एक अच्छा एनालाइज कर सकें। इन डेटा को जब आप एनालाइज करेंगे तब आप उसमें से एक अच्छा बेस्ट फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमको अपने माइंड में पहले क्लियर होना है कि हमको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है, माइंड में क्लियर होना है कि कितना रिस्क लेना है। उसके बाद क्या क्या रेशियोज़ हैं, क्या क्या एनालिसिस है जो हमें करनी है किसी फंड को सेलेक्ट करने के लिए, और कौन सी चीज़ें हैं, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, किस कैटेगरी को कंपेयर करेंगे जब हमें फंड को एक अच्छा फंड उसमें चूज़ करना है। अब बात आ जाती है स्टेप नंबर 4 पे। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको स्टेप नंबर 3 में ही समझाया था कि हमारे पास जो डेटा है वो मिनिमम 10 ईयर्स का होना इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे पास 10 साल का डेटा कंप्लीट नहीं है तो हम उस फंड्स के अप एंड डाउन्स को नहीं समझ सकते हैं। उस फंड ने किस तरीके से 10 साल में परफॉर्म किया है वो चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही हम ये एक डिसीजन निकाल सकते हैं कि ये फंड आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि चलिए ठीक है, 10 साल का डेटा हमने कंसीडर कर लिया, 10 साल के डेटा को भी देख लिया, कितने CAGR से पैसा ये आपको ग्रो कर रहा है वो भी देख लिया। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आपको उसको रोलिंग रिटर्न को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो इसलिए डेटा 10 साल का देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना इसके आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट मत करिए, बिना इसके आप किसी भी फंड को चूज मत करिए। जब आप उसको कंपेयर कर लेंगे 10 साल के डेटा को तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कि कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर है। बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो हमारा 5वां स्टेप है वो है हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। उससे कम में, उससे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप किसी भी फंड में आप बेस्ट से बेस्ट फंड भी अगर आप उठा लेते हैं, उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कहेंगे कि मुझे 1 साल में ही इन्वेस्ट करना है, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है। इससे आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, रिटर्न भी आपको ओवरऑल अच्छा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में, तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जिनसे आप एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको हर एक चीज़ कायदे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इन सब 5 पॉइंट्स को अगर आप सीरियल वाइज अपने हिसाब से इनके ऊपर चलते हैं, इनको अपने ऊपर लागू करते हैं, और उसके बाद आप मेरे चैनल्स के जो भी अदर वीडियोज़ हैं जो मैंने कंपेरिजन पे बनाए हैं, जो मैंने फंड्स रिव्यू पे बनाए हैं, उनको आप देखते हैं तो आप ये चीज़ सीख पाएंगे कि जो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई हैं उनको आप वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से एक अच्छा बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टिंग शुरुआत कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, कम रिस्क में एवरेज रिटर्न आप इसमें कमा सकते हैं। अब उसके लिए आपको कौन से इंडेक्स फंड में होता है ये आप इन स्टेप्स के द्वारा आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और कई इंडेक्स फंड्स के मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, उनसे भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।